हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 ऑफ क्लास 7th साइंस विच इज़ हीट। सो नेम से ही पता चल रहा है कि हम चैप्टर में हीट, हॉट एंड कोल्डनेस की बात करेंगे। अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बॉडीज़ की कैसे हीट ट्रांसफ़र करती है, सब कुछ हीट के बारे में। अब हमारी बॉडी पे भी तो इफ़ेक्ट पड़ता है हीट का, हमें भी कूल एंड हॉट सीज़न जो है फील होते हैं। सो इसी तरह से हम थर्ड चैप्टर में बात करके हटे थे एनिमल प्लांट फाइबर्स की। तो एनिमल फाइबर्स कौन कौन से होते थे? वुलन फाइबर्स मेनली, सिल्क। एंड प्लांट फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? कॉटन, जूट, जो कि समर्स में यूज़ होते हैं। हम समर्स में ही इसको क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ये लाइट वेट होते हैं और हमें कूलनेस की फीलिंग देते हैं। एंड विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज आउटसाइड बहुत ही कूल होती है एंड हमें अपनी बॉडी को वार्म रखना होता है, तो इसलिए हम वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं। तो कंडीशन की अकॉर्डिंगली हम अपने क्लोथ्स सेलेक्ट करते हैं कि हमने कौन से क्लोथ्स वियर करने हैं। सो ऐसे ही हम अब बात करने वाले हैं हॉट एंड कोल्ड की। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को टच करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के यूज़ में आते हैं। तो कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हॉट होते होंगे हमारी डे टू डे लाइफ में, एंड बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कोल्ड होते होंगे। एक तो हम अपनी सेंस से भी पता कर सकते हैं, अपना हैंड उस बीकर में उसको लगा के टच करके, कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड है। बट इन द अनदर वे, इफ द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी मच हॉट एंड वेरी मच कोल्ड, वी कांट जज इट बाय आवर हैंड। देन इसके लिए उसकी कोल्डनेस एंड हॉटनेस को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर्स को डिज़ाइन किया गया है। थर्मोमीटर क्या करते हैं? उस बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। टेम्परेचर मीन्स वो बॉडी कितनी हॉट है एंड कितनी कोल्ड है। अब टेम्परेचर जो है मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एंड एक होते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स वो होते हैं जो हमारे लिए यूज़ होते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स वो होते हैं जो लैब्स में यूज़ होते हैं एग्जामाइन करने के लिए टेम्परेचर किसी भी मिक्सचर का या किसी भी चीज़ का। अब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं? अगर आप याद करो, बाय चांस अगर किसी को भी हमारे घर में अगर फीवर हो जाए तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। और अब हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं थर्मोमीटर की, क्लिनिकल थर्मोमीटर की, कि वो कैसा होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप अपने केयरफुली हैंड में होल्ड करें, देन उसको आप देख सकते हैं बहुत ही नैरो लॉन्ग यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है ये, एंड उसके एक एंड पे एक बल्ब सा लगा होता है जिसमें कि मर्करी होती है, एंड उस बल्ब के आउटसाइड जो है एक शाइनी थ्रेड लाइक मर्करी सरफेस होता है। अगर आप उसे नहीं देख पा रहे देन आपको हल्का सा लिटिल बिट रोटेट करना होगा थर्मोमीटर को। देन आपको एक बिल्कुल फाइन थ्रेड जो मर्करी का है उस थर्मोमीटर के अंदर आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। देन जो थर्मोमीटर होता है इसकी रीडिंग्स जो होती हैं वो सेल्सियस स्केल में होती हैं, एंड नॉर्मल क्लिनिकल थर्मोमीटर पे इन सेल्सियस देयर इज़ द रीडिंग फ्रॉम 35 डिग्री टू द 42 डिग्री, एंड द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ द 37 डिग्री इन सेल्सियस। अब हम बात करते हैं कि थर्मोमीटर पे हमने रीडिंग्स कैसे लेनी है, हाउ टू टेक रीडिंग ऑन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्टली आपने क्या करना है, आपके पास थर्मोमीटर है, उस पे जो लाइंस लगी होती हैं जिससे हम रीडिंग को नोट करते हैं, उसके टू बिगर मार्क्स के बीच का आपने डिस्टेंस नोट करना है कि उसमें कितनी डिवीजन्स आती हैं। सपोज करो एक बिगर मार्क के बाद 5 स्मॉलर डिवीजन्स आती हैं, इसका मतलब 1 डिवीज़न में 0.2 डिग्री सेल्सियस मेज़र करता है, इसका मतलब 0.2 डिग्री सेल्सियस मेज़र करता है। ओके, नाउ before using the thermometer, wash it clearly, perfectly with an antiseptic solution and hold it firmly and give few jerks so that the mercury level brings down below the 35 degrees Celsius. Now, how to use the thermometer? Place the bulb of thermometer under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature, and the body temperature is stated always in the unit degree Celsius. जैसे मैं आपको पहले ही बता के हटी हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड टेम्परेचर को नोट करने के 3 मेन यूनिट्स होते हैं आपकी
जो है आपके पास पहले डिग्री सेल्सियस को ही आपको बताया गया है। सो टेम्परेचर के साथ उसकी यूनिट राइट करना, यूनिट में ही स्टेट होता है टेम्परेचर, तो यूनिट राइट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जैसे ही उसकी यूनिट चेंज हो जाती है सेल्सियस से केल्विन या फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाती है, टेम्परेचर की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकती है। तो ये तो हो गया सारा क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। तो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जो कि जस्ट ह्यूमन बॉडी के लिए ही यूज़ किया जाता है। एंड ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कभी भी 35 डिग्री से बिलो नहीं जाता, एंड 42 डिग्री से अब कभी नहीं जाता। सो इसीलिए इसकी जो रेंज होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की, बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। दैट इज़ ऑल अबाउट द क्लिनिकल थर्मोमीटर। नाउ विल डिस्कस अबाउट द लैबोरेटरी थर्मोमीटर विच इज़ यूज्ड इन द केमिस्ट्री लैब्स। तो आप थर्मोमीटर को क्लियरली देख सकते हैं। आपने नोट करना है बहुत ही केयरफुली इसका हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर का पॉइंट कि हम कितनी रेंज का टेम्परेचर इस थर्मोमीटर पे मेज़र कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जनरली जो रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस की रेंज होती है, जो कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की जैसे हमने रीडिंग्स लेनी सीखी थी ना, स्मॉल डिवीजन्स इसको देख के कि एक लॉन्ग डिवीज़न के बाद कितनी स्मॉल डिवीजन्स आती है, सेम सिमिलरली ऐसे ही लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स की भी रीडिंग ली जाती है। जो मैंने बताया है कि इसकी हमें स्मॉल डिवीजन्स पता होनी चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है अगर हमने अपना टेम्परेचर जो है किसी भी चीज़ का करेक्टिवली अगर नोट करना है। एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमने टैप वाटर लिया है एक बीकर में और या फिर एक मग में लिया है, क्या करना है हमने अपना थर्मोमीटर जो है उस वाटर के मग में या फिर बीकर में प्लेस करना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो बॉटम साइड से या फिर किसी भी साइड से कंटेनर की से टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी रीडिंग करेक्ट नहीं आएगी। थर्मोमीटर को हमने वर्टिकली होल्ड करके रखना है एंड हमने ऑब्जर्व करना है कि मर्क्यूरी का जो लेवल होगा वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने तब तक उस थर्मोमीटर को बाहर नहीं निकालना जब तक मर्क्यूरी का जो लेवल है वो एकदम टिक ना जाए, रेस्ट पे ना आ जाए। देन जब हम बाहर निकालेंगे, उसकी रीडिंग नोट करेंगे, देन जो टेम्परेचर होगा वो हमारा टेम्परेचर ऑफ वाटर होगा एट दैट टाइम। सिमिलरली ऐसे ही हम हॉट वाटर के साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा थर्मोमीटर जो है वो रीडिंग कैसे देता है और हमें रीडिंग्स नोट डाउन भी करनी आ जाएंगी। देन आजकल जो है डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं। क्यों? बिकॉज जो पुराने थर्मोमीटर्स होते थे उनमें मर्क्यूरी सब्सटेंस यूज़ होता था टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बट मर्क्यूरी जो है वो बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर बाई चांस थर्मोमीटर ब्रेक हो जाए तो उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज वो बहुत ही टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंस होता है। तो आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स अवेलेबल हैं जिनमें कोई भी मर्क्यूरी यूज़ नहीं होती, एंड ये सिंपली हमारी टेम्परेचर की रीडिंग हमें शो कर देता है ईजिली। नाउ द फोर्थ पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब तक हमने 3 पॉइंट्स कर लिए हैं, हॉट एंड कोल्ड, कि बॉडी हॉट हो सकती है, कोल्ड हो सकती है, कैसे हमें पता करना है, हाथ लगा के पता कर सकते हैं। देन अगर ज़्यादा कोल्ड एंड हॉट हो तो हमने 2 पॉइंट्स और किए हैं, जो कि किसके हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर के एंड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर के। नाउ द फोर्थ पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होती है, देन क्या होता है। देखो, हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। अगर हमारे पास एक पैन है, उसको हमने फ्लेम के ऊपर रख दिया, देन हीट पास कर रही है, फ्लेम जो है वो यूटेंसिल तक पहुंच रही है, देन यूटेंसिल जो है वो हॉट हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा। देन क्या होगा, अगर हम उसको रिमूव कर दें फायर से तो क्या हो जाएगा, वो स्लोली कूल डाउन हो जाएगा। तो अब कूल डाउन कैसे हो गया? बिकॉज हमने जो पैन है वो साइड पे रख दिया, फ्लेम से साइड कर दिया, तो जो उसकी पैन की हीट थी वो उसने सराउंडिंग को दे दी, धीरे धीरे वो कूल हो गई। एंड एक मेन बात जो है हीट ट्रांसफॉर्मर के लिए, कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, हीट ऑलवेज फ्रोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो अब हम एक एक्टिविटी से समझते हैं कि ये कैसे होता है। हमने एक रॉड ले ली, एक फ्लैट स्ट्रिप रॉड ले ली, हम मेटल स्केल भी ले सकते हैं, उस पर हमने इक्वल डिस्टेंस पे थोड़ी थोड़ी वैक्स लगा दी है। देन क्या किया, अगर हमारे पास स्टैंड नहीं है, हमने 2 ब्रिक्स ली, एक ब्रिक को प्लेस किया, उसके ऊपर उस मेटालिक स्केल को हमने प्लेस किया, ऊपर एक सेकंड ब्रिक को हमने प्लेस कर दिया। देन दूसरी साइड से हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, एक कैंडल ली हमने, कैंडल को हमने जगा के साइड पे रख दिया, सेकंड साइड पे। देन क्या होगा, धीरे धीरे वो हॉट होगा, एंड जो हीट वाला पार्ट था, कैंडल के नियर वाला पार्ट था, वो हीट ट्रांसफ़र करेगा सेकेंड एंड की तरफ।
तो क्या होगा, वैक्स जो थी वो मेल्ट होके नीचे थ्रो डाउन हो जाएगी। तो हमने तो हीट एक एंड पे सप्लाई की थी, बट वो कूलर साइड को भी अपने आप ट्रांसफ़र होगी। तो इस प्रोसेस को फ्रॉम हीट हॉटर टू द कूलर एंड, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसे अगर हीट ट्रांसफ़र हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। ये कंडक्शन का प्रोसेस मेनली सॉलिड्स में ही होता है। नाउ वो वाले मटेरियल्स जो हीट को ईजिली अपने आप से पास होने देते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। वो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। गुड कंडक्टर्स की हम एग्जांपल ले लेते हैं अलमीनियम, आयरन, कॉपर। जो मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हीट को अपने आप से पास नहीं होने देते ईजिली, उनको हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं, सच एज प्लास्टिक, वुड। ये पुअर कंडक्टर्स हैं तो इनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। गुड कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं, मेनली कंडक्टर्स। पुअर कंडक्टर्स जो हीट के होते हैं उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। एंड वाटर एंड एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं, बिकॉज वाटर, अगर किसी भी हॉट चीज़ पे हम वाटर डालेंगे तो वो कूल हो जाएगी, सिंपल। एंड अगर एयर में, कूल एयर में अगर किसी भी हॉट बॉडी को रखेंगे तो वो धीरे धीरे कूल हो जाएगी, तो वो ऐसे ही मेंटेन नहीं रही। तो वाटर एंड एयर क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं किसके, हीट के। अब हम समझ के हटे हैं कंडक्शन का प्रोसेस। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है कन्वेक्शन का। इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। अगर हमने एक स्टैंड पे एक जार रखा है जिसमें कि वाटर है, तो कैसे होगा वाटर हीट, जहाँ पे फ्लेम सप्लाई हो रही है वहाँ का वाटर जल्दी हॉट हो जाएगा एंड राइज करेगा अप साइड को। देन जो कूल्ड वाटर होगा, कोल्ड वाटर, वो उसकी प्लेस में आ जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स स्लोली मूव होके उसकी प्लेस ले लेंगे। देन वो भी वाटर जो है वार्म अप हो जाएगा। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स एक की दूसरी की एक जगह लेते लेते मूवमेंट करते करते क्या होता है, सारा वाटर जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है, सारा वाटर कैसे हीट हुआ, विद मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के साथ। इस मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को क्या बोलते हैं, हम कन्वेक्शन बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा रेडिएशन का। हीट ट्रांसफ़र के मेनली 3 मेन प्रोसेसेस पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ क्या था हमारा, कंडक्शन। सेकंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ द रेडिएशन। रेडिएशन को समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी देखते हैं जो कि डे एंड नाइट टाइम से रिलेटेड है। आई होप आपने स्टडी भी किया हुआ है ये लास्ट क्लासेस में, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। इस फिनोमिनन से हम स्टडी करेंगे कि रेडिएशंस जो है वो कैसे हीट रेडिएशंस की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर। मेनली जो पीपल है कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो इसे इंटरेस्टिंग फिनोमेनन को ईजिली एक्सपेरिमेंट को ईजिली एग्जामिन कर सकते हैं। तो क्या होता है, ड्यूरिंग डे जो लैंड है वो फास्ट हीट होती है देन वाटर। तो क्या होता है, जो लैंड के ऊपर की एयर होती है वो गर्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ हो जाती है। तो जो वाटर के ऊपर की लेयर होती है कूलर एयर की, वो किस साइड मूव करती है, वो लैंड की साइड मूव करती है, उसकी प्लेस ले लेती है। तो इसी तरह से क्या होता है, एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। जो लैंड की एयर थी वो सी के ऊपर प्लेस होती है, ऊपर की तरफ जाती है, एंड जो सी के पास एयर थी वो लैंड की तरफ जाती है, एंड साइकिल कंप्लीट होता है। एंड इसे बोलते हैं सी ब्रिज। एंड ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है, इसकी रिवर्स प्रोसेस होता है। जो वाटर है जैसे कि वो गर्म बहुत स्लोली हुआ था, ऐसे वो कूल भी बहुत स्लोली होता है। सो एट द नाइट वाटर क्या होता है, गर्म रहता है, उसके ऊपर एक वार्म एयर की लेयर होती है जो कि राइज हो जाती है अपवर्ड्स। एंड क्या होता है, लैंड की तरफ से जो कूल एयर होती है वो किधर को जाती है, फिर सी के ऊपर। एंड सी की जो हॉट एयर होती है वो लैंड की तरफ जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। बोथ आर द ऑपोजिट फिनोमिनन्स एट द डे एंड नाइट रिस्पेक्टिवली। तो ये तो थी एक एग्जांपल रेडिएशन के प्रोसेस की। और अगर हम बाहर धूप में कहीं जाते हैं तो हमें गर्मी फील होती है, तो वो कैसे होती है, इसमें कोई भी कंडक्शन या कन्वेक्शन का प्रोसेस नहीं है, बिकॉज हीट हमारी नियर अबाउट से हमें नहीं मिलती। हीट बहुत दूर से सन से आती है। सो सन से हीट कैसे हमारे तक पहुंचती है, उस प्रोसेस को भी रेडिएशन के प्रोसेस से ही वो पहुंचती है। देन इट मीन ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, चाहे कोई मीडियम हो या ना हो प्रेजेंट। जो रेडिएशंस की फॉर्म में हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो होती ही रहनी है। अगर हम बात करें एक यूटेंसिल की, लाइक एक पैन की, अगर हम उसे फायर से साइड पे प्लेस कर दें, देन वो अपनी हीट सराउंडिंग को देके बाय रेडिएशंस ही कूल डाउन होता है। ये भी एक रेडिएशन की ही एग्जांपल है।
कोई भी हॉट बॉडी जो है वो हीट रेडिएट करती है, तो किसी भी अदर ऑब्जेक्ट पे जाके ऑब्वियसली हीट वो जाके जाती होगी। तो क्या होता है, कुछ पार्ट हीट का जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है एंड कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द अनदर ऑब्जेक्ट एंड कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसी तरह से बॉडी अगर किसी को भी हम हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन पार्ट ऑफ द हीट, बिकॉज उसने हीट जो है एब्जॉर्ब कर ली है इसीलिए। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज़ द काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर। जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बता दिया था इस टॉपिक के बारे में कि समर में और विंटर में हम कैसे डिफरेंट क्लोथ्स वियर करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। In summer, we wear light color clothes and in winter we wear dark color clothes. Why? Because जो डार्क कलर क्लोथ्स होते हैं वो हीट मोर एब्जॉर्ब करते हैं एंड वो हमें कंफर्टेबल फील करवाते हैं इन विंटर्स, क्योंकि वो मोर हीट एब्जॉर्ब करते हैं एंड हमारी बॉडी को वार्म फील करवाते हैं। देन लाइट कलर क्लोथ्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द हीट, वो एब्जॉर्ब कम करते हैं, वो इतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करते एज़ कंपेरिजन टू द डार्क कलर क्लोथ्स। सो इसीलिए हम समर्स में लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं जो कि हमें कंफर्टेबल फील करवाते हैं इन समर्स। तो विंटर्स में जो हम वूल के क्लोथ्स पहनते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जिसमें कि एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है। अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमें विंटर में क्लोथ्स कैसे पहनने चाहिए, अगर हमारे पास 2 जैकेट्स हैं, थिन जैकेट्स हैं, अगर हम 2 थिन जैकेट्स पहनेंगे या फिर इसके कंपैरिजन में अगर हम एक मोटी ब्लैंकेट की जैकेट पहनेंगे तो किस में हमें ज़्यादा वार्म अप मिलेगा। मोटी जैकेट की बजाय हमें अगर 2 थिन जैकेट्स पहनेंगे तो उससे हमारी बॉडी ज़्यादा वार्मर रहेगी। क्यों? बिकॉज उसमें एयर जो है वो ट्रैप हो जाएगी उसकी 2 लेयर्स में, बिकॉज एक थिन लेयर है देन सेकंड थिन लेयर है, उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी वार्म रहेगी। बिकॉज एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एयर अगर हम किसी भी चीज़ को बाहर एयर में रख दें, हॉट चीज़ को, तो वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। तो एयर जो है वो हीट का बिल्कुल ऑपोजिट है, पुअर कंडक्टर है, तो एयर उसमें ट्रैप रहेगी तो उसकी हीट जो है आर पार नहीं होने देगा। तो ये तो थी एग्जांपल कि वुलन क्लोथ्स हमें विंटर्स में कैसे वार्म रखते हैं। तो इस सारे चैप्टर्स में यही प्रोसेस था कि हीट कैसे होती है, हमारी बॉडी से कैसे रिलेट है, इसको मेज़र कैसे करते हैं, किस प्रोसेस से ये एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, क्लोथ्स के साथ क्या इसका रिलेशन है जो हम वियर करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी भी हॉट एंड कोल्डनेस ऑफ सराउंडिंग जो है फील करती है। तो इस सारे चैप्टर में ये सब कुछ था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।